नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 जीव विज्ञान संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ऊतक शरीर की विभिन्न ऊतकों को बांधने और जोड़ने का कार्य करते हैं, जो शरीर को सुरक्षा, सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करता है। संयोजी ऊतक की विशेषता। संयोजी ऊतक की विशेषता क्या है? संयोजी ऊतक की निम्नलिखित विशेषता है। पहली विशेषता है, इसमें कोशिकाएं कम संख्या में होती हैं। दूसरा है, यह कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरा कोशिकी में यह धसी होती है। अधात्री जेली की तरह तरल, सघन और कठोर होती है। संयोजी ऊतक के प्रकार। संयोजी ऊतक जो है 5-6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। यह जो है, पहला है, संयोजी ऊतक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यह निम्नलिखित संयोजी ऊतकों से मिलकर के बने होते हैं। पहला है रक्त या रुधिर, दूसरा है अस्थि, तीसरा है स्नायु और कंडरा, उपास्थि, एरियोलर जो है एरियोलर संयोजी ऊतक, वसामय। अब हम पढ़ेंगे पहला रुधिर। रुधिर के विषय में पढ़ेंगे। रुधिर क्या है? रुधिर जो है, रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। यह लाल रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिसके कारण यह लाल रंग का होता है। स्वस्थ व्यक्ति में जो 60 से 70 किलो वेट का है, उसमें जो है 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है, रुधिर होता है। यह जो है रुधिर जो है हमारे शरीर में कहाँ से बनता है? अस्थि मज्जा से बनता है। हमारे शरीर में जो बोन मैरो है, बोन मैरो में जो है रुधिर का निर्माण होता है। और इसमें जो है लाल रुधिर तरल एक संयोजी ऊतक है। इसके 2 मुख्य घटक हैं, प्लाज्मा है और रुधिर कणिकाएँ। प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएँ। रुधिर में जो है 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं। कौन कौन? आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पोसिल्स, लाल रुधिर कणिकाएँ। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पोसिल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आरबीसी क्या है, और उसके बाद प्लाज्मा के बाद जो है हम पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या है। जैसे भी हमने पढ़ा था रुधिर के 2 तरल संयोजी ऊतक। प्लाज्मा, यह रुधिर का पीले रंग का लाल तरल द्रव होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इसमें लगभग 90% तक जल होता है और बहुत से तरल लवण, ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, हार्मोन्स, पचे हुए अनपचे घुले हुए पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती हैं। अगला है इनका कार्य। प्लाज्मा एक प्रकार का प्रोटीन है जो फाइब्रोनोजन होता है, जो रुधिर को जमाने में काम करता है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षी का संश्लेषण कर उन्हें उत्तेजित करते हैं, जिन्हें हम प्रतिजन कहते हैं। प्रतिरक्षी बाह्य पदार्थों जैसे जीवाणु आदि को निष्क्रिय करने का कार्य करते हैं। हम पढ़ रहे थे रुधिर कणिकाएँ। रुधिर कणिकाओं में जो है पहले पढ़ेंगे हम आरबीसी के बारे में, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। ये निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ ये चपटी, अंडाकार, डिस्क के आकार की होती हैं। इसमें लाल रंग की एक विशेष प्रकार की जो है प्रोटीन होती है, जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या रुधिर में अधिक होती है। इसी के कारण रुधिर जो है लाल रंग का दिखाई देता है। अब है इनका कार्य, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। यह सब इनका जो है कार्य है।
अब है WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो है हमारे शरीर में जो है ये बड़े परिमाप में अलग अलग आकार के एवं संरचना वाली होती हैं। इनकी संख्या जो है लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। इनमें जो हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। इनका जो कार्य है हानिकारक जीवाणुओं का रुधिर में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। ये कोशिकाएं संक्रमण तथा घाव को जो है भरने का कार्य करती हैं और प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती हैं। रुधिर, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या हैं? प्लेटलेट्स जो है यह स्तनधारियों में पाया जाता है। इनमें केंद्रिक उपस्थित नहीं होता है, हाँ, और रुधिर की हानि नहीं होती है और शरीर में घाव से होकर लू, जीवाणु आदि का प्रवेश हमारे रुधिर में नहीं हो पाता है। यह सब जो है रुधिर की कणिकाओं के कार्य हैं। अब हम पढ़ेंगे रुधिर का जो कार्य। रुधिर का कार्य क्या है? रुधिर का कार्य जो है शरीर को जो है भोजन प्राप्त कराना, विभिन्न पदार्थों के परिसंचरण में सहायक, शरीर के वातावरण को स्थिर बनाए रखना, भोजन, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ आदि का संवहन करने का कार्य रुधिर करता है। अब हम पढ़ेंगे अस्थि के बारे में। अस्थि क्या है? अस्थि का मतलब हड्डी। अस्थि जो है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह पंजरों का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करने का कार्य करती है। अस्थि का अधात्री फास्फेट, कार्बोनेट्स तथा ओसिन नामक प्रोटीन के कारण बहुत कड़ी और मजबूत होती है। इसे अधात्री में अस्थि कोशिकाएं जो है, इसके अधात्री में अस्थि कोशिकाएं जो है आपस में धसी रहती हैं। इनका जो कार्य है हमारे शरीर के कंकाल को बनाना और मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा प्रदान करना और अस्थि मज्जा की कोशिकाओं, रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करने का कार्य हमारी अस्थियां जो है करती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्नायु तथा कंडरा। स्नायु कंडरा। स्नायु तथा कंडरा क्या है इसके विषय में पढ़ेंगे। स्नायु ऊतक बहुत लचीला और मजबूत तंतुमय ऊतक होता है। इसमें बहुत कम अधात्री होता है। यह दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। स्नायु यह जो है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करते हैं। यह बहुत मजबूत और लचीलापन और रेशेदार ऊतक है जो कि दो या दो से अधिक अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है, जिनको हम जो है स्नायु व कंडरा के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपास्थि के बारे में। उपास्थि अभी हम पढ़े हैं अस्थि के बारे में। अस्थि जो है कैल्शियम कार्बोनेट के उपस्थिति के कारण जो है अस्थि बहुत मजबूत होती है। लेकिन उपास्थि यह भी एक प्रकार की हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डी है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण से यह बहुत लचीली और मजबूत होती है। यह उपास्थि जो है हमारे वक्षस्थल में और कान के में जो है कर्णपिन्नों में जो है यह गर्दन में भी पाई जाती है। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कोशिकाओं के बीच पर्याप्त मात्रा में स्थान में होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों को जोड़ने और चिकना बनाने का कार्य करती हैं। यह उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नलिका में मिलती हैं। अस्थि एवं उपास्थि में अंतर। अस्थि और उपास्थि में अंतर। अस्थियां जो है कड़ी और मजबूत होती हैं जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल लगा होता है, और उपास्थि पर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल नहीं होता है, जिसके कारण से उपास्थि नम और मुलायम होती है, लचकदार होती है। जबकि अस्थि अधात्री कैल्शियम और फास्फोट के बने होने के कारण वह बहुत मजबूत होती है। यही दोनों में अंतर है।
अब हम पढ़ेंगे जो है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, पेशियाँ जो है 3 प्रकार की होती हैं। पेशी जो है 3 प्रकार की होती है। पहला जो है रेखित पेशी, रेखित पेशी। दूसरा जो है अरेखित पेशी, रेखित पेशी और अरेखित पेशी, और जो है हृदयक पेशी। पेशी 3 प्रकार की होती है। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे तीनों के विषय में कि रेखित पेशी क्या है। रेखित पेशी जो है हमारे शरीर के हाथ और पैर में उपस्थित होती है। यह बिना रुके बिना थके जो है कार्य करती रहती है। यह इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, इसलिए हम इसको रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। समस्त जंतुओं के हाथ और पैर में यह जो है पेशी उपस्थित होती है। दूसरा है अरेखित पेशी। अरेखित पेशी जो है यह हमारे अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। यह जो है हमारे आहार नाल में उपस्थित होती है। यह इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है। जब हम भोजन करते हैं तो यह पेशी जो है कार्य करना शुरू कर देती है, और जब हम भोजन करना बंद कर देते हैं तो यह पेशी कार्य करना बंद कर देती है। इसलिए हम इनको जो है अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। अनैच्छिक पेशी यह समस्त जंतुओं के आहार नाल में उपस्थित होती है। अगला है हृदयक पेशी। तो हृदयक पेशी हमारे हृदय में उपस्थित होती है। हृदय के बाह्य भागों में पाई जाती है। बिना थके बिना रुके यह जीवन प्रयत्न कार्य करती रहती है। जब यह रुक जाती है तो उस समय जो है मनुष्य की जो है शरीर की गति भी जो है क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए यह पेशी जो है निरंतर कार्य करती रहती है। जब रुकती है तो मनुष्य का जीवन भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इसलिए हम पढ़ लिए पेशी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। ये तीनों पेशियों के बारे में हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। तो तंत्रिका ऊतक, अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक जो है, तंत्रिका ऊतक देखिए क्या है। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी जो है तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है। वह जो है हर समय हमारे शरीर के हर अंगों पर जो है तंत्रिकाओं का जो है जाल बिछा हुआ है। जो बाहरी आवेग हैं वह आवेग जो है हमें उस अंग को पहुंचाती है, और तंत्रिकाएं जो है उसको ले जा कर के हमारे मस्तिष्क को देती हैं, और मस्तिष्क जो है फिर पुनः उसको जो है क्या करके सुन करके फिर पुनः अपना वह संदेश मस्तिष्क भेजता है, और भेजने के फलस्वरूप फिर वह तंत्रिकाएं उसको ले कर के जिस अंग पर वह कार्य हुआ है उस अंग पर वह ले कर के जाती हैं, और फिर उसके विरुद्ध जो है वह कार्य होता है। तो यह जो है हमारे सारी तंत्रिकाएं जो है रीढ़ रज्जु से होते हुए सब जो है मस्तिष्क को गई हैं। मस्तिष्क जो है उसका कंट्रोल रूम है। वह मस्तिष्क ही जो है सारी क्रियाओं का जो है आदान प्रदान करने का कार्य करता है। और इस तंत्रिका तंत्र में 2 अंग होते हैं, एक साइटान होता है, दूसरा एक्जान होता है। यही जो है एक संदेश को ले जाता है और एक संदेश को ले आता है। हमारे शरीर में कुछ संवेदी अंग हैं, जैसे नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। ये सब जैसे हमें किसी वस्तु को सुनना है तो हम किससे सुनेंगे, कान से सुनेंगे। वहाँ पर जो है संवेदी अंग लगे हुए हैं, वह उनको ग्रहण करके तुरंत कहाँ ले जाएंगे, मस्तिष्क को ले जाएंगे, और मस्तिष्क उस पर विचार करेगा
और विचार करके फिर पुनः वह जो है उस अंग को भेजेगा। जीभ है हमारी जो है स्वाद ग्रहण करने का कार्य करती है, स्वाद ग्रहण करेगी और करके फिर पुनः वह जो है उसका अनुरूप बताएगी कि कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, तीखा लग रहा है। त्वचा जो है ठंडा और गर्म का अनुभव कराता है। किसी चीज़ को हमको ठंडा और गर्म का अनुभव कराना होता है तो हम जो है ठंडा और जो है गर्म का अनुभव हम त्वचा से करते हैं। किसी वस्तु को अगर ठंडा है तो उसको उंगली डाल करके हम देख लेते हैं कि वह ठंडा है कि गर्म है। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि जो है हम तंत्रिकाओं के विषय में पढ़ लिए। त्वचा, जीभ, नाक, कान, आँख जो है किसी वस्तु को देखने का कार्य करती है, वह देख करके जो है उस पर अनुक्रिया करती है। तो इस तरह से हम देखें कि जो है आज हमने क्या पढ़ा कि जो है ऊतक के विषय में, रुधिर के बारे में, स्नायुकंडरा के बारे में और उसके बाद जो है पेशी के बारे में। अब इसके बाद जो हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।